वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप इंटरनेट एग्जाम के लिए एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उन 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर्स करते हैं, जो कि एनटीए 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान रखिए और सीखते रहिए हमारे साथ। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रो स्टडी को सब्सक्राइब करते, एंथ्रो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए। आज हम 10 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो एंथ्रोपोलॉजी के बैकबोन है। ये कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं, बाकी फील्ड का भी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड ये करवा सकता है। तो जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो नींव है इस सब्जेक्ट का, ये जानने के लिए कि कैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम इसको चीज़ को जानेंगे। और एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इसके साथ साथ हमने क्या किया है, इसका जो ये कॉन्सेप्ट का जो रिलेटेड जो बुक है और उसका जो ऑथर है उसका भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। तो आपको ईजी होगा और जल्दी से जल्दी ये अपने ब्रेन में घुसेगा। ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कल्चरल रिलेटिविज्म। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हम कल्चर्स को उनकी अपने टर्म्स में समझे, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी जज स्टिक के। फ्रांस बुआ, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फादर कहलाते हैं, ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया अपने बुक में द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। देखिए ये है वो बुक, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। हो सके तो आपको ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये खरीद भी सकते हैं। और ये सब बहुत फंडामेंटल बुक्स है जहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम रिलेटिवली समझाया गया है, ताकि एग्जाम्पल के साथ, ऑन द फील्ड स्टडी के साथ। ठीक है। तो द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, एग्जाम के लिए याद रखें, कल्चरल रिलेटिविज्म हमें एथनोसेंट्रिज्म से लड़ने में मदद करता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक सेंटेंस आपका 2 मार्क्स यहाँ से 5 मार्क्स ला सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको सही करवा सकता है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। तो एग्जाम के लिए याद रखना ये, कल्चरल रिलेटिविज्म हमें एथनोसेंट्रिसिज्म का क्या है ना, सिर्फ अपने कल्चर के जरिए बात करना, अपने कल्चर को एक जस्टिक मान के कि वही ठीक है, और उसके लिए उसके हिसाब से दूसरा कल्चर को जज करना। इससे हम लोग को काउंटर देता है कौन ना, कल्चरल रिलेटिविज्म। क्योंकि कल्चरल रिलेटिविज्म में हम कल्चर्स की उसकी खुद की अपने टर्म्स में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि बिलीव है कि अपना कल्चर दूसरों से सुपेरियर है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। कौन इसका प्रोपोनेंट कौन था ये इस कल्चरल रिलेटिविज्म का ना, फ्रांस बोस था, और उसका बुक का नाम क्या था, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है एथनोग्राफी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एथनोग्राफी है, जो कि डेप्थ स्टडी है कल्चर्स की थ्रू फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। आपको पता है इम्पॉन्टेबिलिटी ऑफ डेली लाइफ, जो कि मैलिनोस्की का प्रोपोनेंट थ्योरी है, जो फील्ड में हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं एज ए नाइफ। हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम लोग उस एक्ट को उसके साथ दोहराते हैं और देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है, और हम कैसे अपने कल्चर्स को देखते हुए उसका कैसे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ब्रोंस्लो मालिनोस्की का पता है आपको, ब्रोंस्लो मालिनोस्की का आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये जो फेमस बुक है आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, इस फील्ड में रिसर्च का एक लैंडमार्क वर्क है। उनका इमर्सिव स्टडी ऑफ द ट्रोब्रांड आइलैंड। तो ये जो आर्गोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक कहां पे स्टडी किया गया था ना, ट्रोब्रांड आइलैंड पे। ठीक है, ओके, ट्रोब्रांड आइलैंड पे स्टडी हुआ था और उस पर एक बुक लिखा गया था जो क्या था, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, और उस पे ये एथनोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया था। चलते हैं, एग्जाम के लिए फोकस रखिए इस पे। एग्जाम के लिए मैं बार बता दूंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप दोनों तरफ ही उसको बैलेंस कर पाए। तो एग्जाम के लिए ये याद रखना कि मेथोडोलॉजी और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलिए फंक्शनलिज्म, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फंक्शनलिज्म की तरफ। तो फंक्शनलिज्म एक आइडिया है जो कहता है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस और जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक मैरिज का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो हर एक
इंस्टीट्यूशन का स्पेसिफिक फंक्शन है, फैमिली का फंक्शन है, किनशिप का एक फंक्शन है, मैरिज का एक फंक्शन है, और सोसाइटी का अंदर होता है। ब्रोंस्लो मालिनोव्स्की ने इस कॉन्सेप्ट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपने वर्क ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये जो बुक है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के थ्रू कल्चरल नॉर्म्स के पीछे फंक्शंस को समझने के लिए हेल्प करता है, एक्सप्लेन करने में कि सोसाइटीज कैसे स्टेबिलिटी और कोहेशन मेंटेन करती है। एक सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए बहुत सारा चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसका स्टेबिलिटी और कोहेशन होगा, कोहेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसको कैसे मेंटेन करेगा, तो उसको हम लोग इंस्टीट्यूशंस को और उसका फंक्शनल लेवल में जाके उसको समझते हैं, तब जाके वो सोसाइटी में हेल्प करता है। फोकस ऑन हाउ ईच एलिमेंट ऑफ सोसाइटी हैज ए रोल इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। थोड़ा ध्यान से आप भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक एलिमेंट का सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसका सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका बुक देख लेते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस सर्व सोशल फंक्शंस। तो इसका शॉर्ट क्या में हम लोग फंक्शनलिज्म कैसे जान देंगे कि कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है वो सोशल फंक्शंस को क्रिएट करता है। ठीक है, उसका की फिगर प्रोपोनेंट कौन था ना, ब्रोंस्लो मालिनोव्स्की ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, उसका इस बुक में उसका अच्छे से बताया गया कि फंक्शनलिज्म कैसे ये जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करता है। द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, सो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर ब्रोंस्लो मालिनोव्स्की रिटन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जो कि है स्ट्रक्चरलिज्म। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने इंट्रोड्यूस किया। कल्चरल फिनोमिना को एनालाइज करते हैं विद इन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी सिस्टम का एक रिलेशनशिप पैटर्न्स होता है, उस पैटर्न का एक स्ट्रक्चर होता है, या तो फिश नेट होगा या तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा, स्टार होगा, और उस पैटर्न का एक स्ट्रक्चर है। किस पे हिसाब करते हैं ना, स्ट्रक्चर पे। तो उनका एक बुक है बहुत फेमस है, द सैवेज माइंड, एक्सप्लोर करती है कि कैसे मीथ्स और किनशिप सिस्टम ह्यूमन थॉट्स के डीप स्ट्रक्चर को रिवील करता है। एग्जाम के लिए समझना जरूरी है बहुत ये कि स्ट्रक्चरलिज्म पैटर्न्स और रिलेशनशिप को कल्चर्स के अंदर कैसे सीख करता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन एकदम शॉर्ट में समझते हैं। एनालाइजिंग कल्चरल फिनोमिना जो है, कल्चरल जो फिनोमिना है वो रिलेशनशिप नेटवर्किंग स्ट्रक्चर से कैसे बांधा हुआ है, ये है हम लोग जानते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस उसका प्रोपोनेंट है और फेमस बुक का नाम है मीथ्स एंड किनशिप सिस्टम, एंड इसमें दिखाता है कि द सैवेज माइंड, ये उसका फेमस बुक है। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस उसका फेमस बुक है द सैवेज माइंड, और वो क्या देता है, किसका प्रोपोनेंट है ना, स्ट्रक्चरलिज्म का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बात करता है कि फैमिली ट्रीज एंड किनशिप चार्ट्स के बारे में। अब क्या आपको पता है किनशिप क्या होता है ना, आपका परिवार, आपका रिलेटिव्स, आपका जो खुद का रिलेटिव्स होता है, चाचा चचेरे, मौसा मौसी, उसके भाई बहन जो भी है, नीस, एवरीवन। तो किनशिप स्टडीज फोकस करते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस है इनका। तो लिविस हेनरी मॉर्गन, जो हम जानते हैं कि एज एल.एच. मॉर्गन, एल.एच. मॉर्गन का एक फेमस बुक है सिस्टम्स ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। इस फील्ड की एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। किनशिप क्रूशियल है समझने में कि सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी कैसे काम करता है। एग्जाम के लिए डिफरेंट किनशिप सिस्टम्स और उनके सोसाइटल रोल से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट्स के लिए देख लेंगे इसका शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगा ना, स्टडी ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो एक फैमिली रिलेशनशिप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए कैसे हेल्प कर रहा है और कैसे करता है, ये जानने के लिए हमको ये किनशिप सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। उसका प्रोपोनेंट कौन है ना, एल.एच. मॉर्गन, लिविस हेनरी मॉर्गन, और उसका बुक का फेमस बुक का नाम क्या है, सिस्टम्स ऑफ कॉन्सेंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। सिस्टम्स ऑफ कॉन्सेंग्युनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सिंबोलिज्म। तो कल्चरल सिंबल्स हम लोग को पता है, उसका रिचुअल्स पता है हर एक सिंबल्स का, जैसे हम लोग का स्वास्तिका है, स्वास्तिका का डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होता है, हर एक कल्चर के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशंस होता है। सिंबोलिज्म एक्सप्लोर करता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स
एक्शंस और वर्ड्स कल्चरल मीनिंग को कैरी करते हैं और सोशल लाइफ को ये शेप करते हैं। विक्टर टर्नर की फॉरेस्ट ऑफ सिंबल, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल, इसका लिंक में आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो आपको इजी होगा कि जानने के लिए, एटलीस्ट वो बुक कहीं भी दिख जाए तो आप बोलते पाएंगे कि ये फेमस बुक है, चलो। सॉरी। तो फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स में क्या समझाते हैं कि ना रिचुअल्स और कम्युनिकेशन के को वो डेल्व करते हैं, कि उसके अंदर जाते हैं। सिंबल्स पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, जो कॉम्प्लेक्स कल्चरल मैसेज को कॉन्वे करता है। एग्जाम्स के लिए समझना जरूरी है कि कैसे सिंबल्स डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन करता है। तो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये डिफरेंटली बिहेव करेगा, ठीक है। डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट में उसका जो एम्बॉडीमेंट होगा उस सिंबल्स का वो डिफरेंट होगा। तो हर एक सिंबल्स एक कल्चरल मीनिंग एंड सोशल लाइफ का शेप कैरी करता है। ऑब्जेक्ट्स हो गया, एक्शंस हो गया, वर्ड्स हो गया, ओके। तो इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है? जो कि मेन प्रोपोनेंट है विक्टर टर्नर। तो इसका शॉर्ट डेफिनेशन में कैसे समझेंगे ना, कल्चरल मीनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी एक्शन का, या तो कोई वर्ड का। उसका फेमस बुक का नाम कौन है? सिंबल्स इन रिचुअल्स एंड कम्युनिकेशन। और ये सिंबल्स एंड रिचुअल कम्युनिकेशन कहां पे यूज किया था ना, फेमस बुक में, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा रिचुअल सेरेमोनियल प्रैक्टिस है। आप सभी को पता है, हर किसी का घर में रिचुअल होता है, रिचुअल सेरेमनीज होता है, और उसके साथ साथ कम्युनल एक्टिविटीज होता है। ये सब लिंक्ड है ना। पहले तो रिचुअल होगा, रिचुअल के साथ साथ सेरेमनीज होगा, सेरेमनीज के साथ साथ कम्युनल एक्टिविटीज होगा, सबको खिलाएंगे परोसेंगे, जो भी है, जो भंडारा लगता है। रिचुअल सेरेमनीज प्रैक्टिस है जो सोशल बॉन्ड्स, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग को इतना ध्यान से कभी डीपर अंडरस्टैंडिंग किए भी नहीं, कि एक रिचुअल जो सोशल बॉन्ड्स है, जो कोहेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी का, उसको लिमिनल फेज में लेके जाता है और उसका कल्चरल वैल्यूज को रीइंफोर्स करते हैं। मैरी डॉगलस की एक बहुत अच्छा बुक है जो है प्यूरिटी एंड डेंजर। ये एनालाइज करते हैं कि कैसे रिचुअल्स को सोसाइटल नॉर्म्स और कोहेशन को मेंटेन करते हैं। रिचुअल्स इंपॉर्टेंट इवेंट है ट्रांजिशन ऑफ लाइफ के लिए। हम लोग राइट्स डी पैसेज में भी पढ़ते हैं कि बर्थ, इनिशिएशन एंड डेथ, मैरिज एंड डेथ, ठीक है ना। तो क्या राइट्स डी वैसे जो ट्रांजिशन फेजेस ऑफ है, ठीक है, एंटोन फॉन चेनेट का। तो की फोकस कैसा रहेगा कि द सोसाइटल फंक्शंस ऑफ रिचुअल और इनका रोल इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो की पॉइंट्स ऑफ एग्जाम के बाद देखते हैं, डेफिनेशन कैसे एकदम शॉर्ट में समझेंगे। सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस रीइंफोर्सिंग सोशल बॉन्ड। तो जो भी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस है जो रीइंफोर्स करता है, जो फोर्स करता है एक सोशल बॉन्ड के लिए। सोशल बॉन्ड बहुत जरूरी है सोसाइटी को चलाने के लिए, मेंटेनिंग ऑर्डर करने के लिए। तो की फिगर कौन है इसका, प्रोपोनेंट कौन है ना, मैरी डॉगलस। और उनका फेमस बुक का नाम क्या है, प्यूरिटी एंड डेंजर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यहाँ तक सिर्फ नेट में नहीं, कोई भी एडमिशन आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी का, वहां पे भी ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि प्यूरिटी एंड डेंजर ने किसने लिखा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना, जेंडर स्टडीज अभी बहुत इन दिनों बहुत फेमस में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो जेंडर स्टडीज को हम देखते हैं, जेंडर स्टडीज एग्जामाइन करती है कि सोसाइटल कंस्ट्रक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटीज। मार्गरेट मीड की सेक्स एंड टेम्परमेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज ने ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ जेंडर को चैलेंज किया, कि हम लोग का ट्रेडिशनल जेंडर है कि ये मेल है, बाइनरी है, ये है, वो है, ठीक है, उसको चैलेंज किया। उनका वर्क हाईलाइट करता है कि कल्चरल वेरिएबिलिटी और जेंडर रोल को डिफाइन करता है, क्योंकि जेंडर एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्शन है। तो और उसका कल्चरल जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो इंटरप्रेट करती है कि कैसे हर एक कल्चर में उसका जेंडर कॉन्स्ट्रक्शन बदलता है।
सोसाइटल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स। तो इसको शॉर्ट में समझते हैं कि सोसाइटल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रोल्स, और एक जेंडर का रोल होता है। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे कि उस इन क्वेश्चंस में आया था कुवेट। देखिए कुवेट कितना अच्छा क्रिमिनल फेस क्रिएट करता है दो बाइनरी में, कि अगर फीमेल बर्थ लेबर पेन का भार उठा रहा है तो मेल भी उसको कहीं ना कहीं फील करता है और वही रिचुअल्स और कस्टम्स वो भी फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वो है पावर। आप सभी को पता है पावर कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और करने के लिए ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पावर का कॉन्सेप्ट देखने के है जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूट और एक्सरसाइज होता है सोसाइटीज के अंदर। ये एक कॉन्सेप्ट है जहां से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक्सरसाइज होता है। मिशेल फुको की एक बहुत अच्छा बुक है, उसमें वो डिसिप्लिन एंड पनिश की बात करता है। वहां पे ये बात करता है कि हर एक एज के हिसाब से, हर एक जैसे एरा के हिसाब से कैसे पनिशमेंट, पहले पनिशमेंट क्या होता था ना, ओपनली होता था, इससे क्राइम कंट्रोल रेट कम था। अभी क्या होता है, पनिशमेंट क्लोज डोर में होता है, इससे पनिशमेंट क्या अनरेगुलेटेड हो गया। तो ये सब डिफरेंस की बात करता है जो भी है। इंसाइट्स होती है कि पावर डायनामिक्स और उनका सोसाइटल इम्प्लीकेशंस पे कैसे काम करता है। पावर को समझाना हमें दिखाता है कैसे अथॉरिटी और कंट्रोल मेंटेन करते हैं। एग्जाम टिप के लिए समझना जरूरत है कि कैसे पावर स्ट्रक्चर सोशल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इतना ही समझ के रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। और शॉर्ट में समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर इन सोसाइटीज कैसे होता है, पावर स्ट्रक्चर, पावर हायरार्की कैसे होता है, कास्ट क्लास एंड पावर। एंड्रे पेटे का एक बहुत अच्छा बुक है, उसको भी आप देखें, जहाँ पे वो कोई तो अच्छा बुक है वो, उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट जगह के बात करता है, तो समझाता भी है जो भी है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर, इसका मेल प्रोपोनेंट कौन था ना, मिशेल फुको। मिशेल फुको का एक फेमस बुक है, देखिए मैंने बुक का फोटो भी डाल रखा है, डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ प्रिजन। प्रिजन का बर्थ हुआ, पहले गुलेटिन होता था, आपको सरेआम सबके सामने आपको पनिश किया जाता था, बट अब क्लोज डोर में होता है, तो क्या आप रेगुलेट कर पाए उसको। उसका फेमस बुक का नाम कौन सा हुआ, डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ प्रिजन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इस टाइम फ्रेम में पकड़ के। आप अगर 2015, 2016 अप टू 18, 19 तक भी चले जाएं तो ये सब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस उतना आते नहीं थे, बट रिसेंटली ये ट्रांजिशन देखा जा रहा है हर एक क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, कितना मार्क्स लाते हैं, व्हाटएवर इट इज, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देख रहे हैं कि ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, पावर हो गया, जेंडर हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से देख के जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन एग्जामाइंस करती है कि कैसे ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस कल्चर्स और सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अर्जुन अप्पादुराई की मॉडर्निटी एट लार्ज, ये बुक की देखिए मैंने इमेज डाल रखी है, तो आपको क्या होता है, आप कभी भूलेंगे नहीं, इमेज के साथ देखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मॉडर्निटी लार्ज डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट और इन कल्चरल आइडेंटिटीज में कैसा इम्पैक्ट कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है कि हैशटैग इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है। इंडिविजुअलिज्म बढ़ने से सिर्फ एक काम करने जाएगा घर से नहीं, वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो सब काम कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, इकोनॉमी से ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड से ग्लोबल कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मॉडर्निटी एट लार्ज। तो ग्लोबलाइजेशन कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही ला रहा है। एग्जाम के लिए फोकस करना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट ऑन कल्चरल चेंज और कॉन्टिन्यूटी कैसा है। की पॉइंट के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑन कल्चर। तो इंपैक्ट कल्चर के ऊपर ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस और ट्रांसफॉर्मिंग का क्या इफेक्ट आया है, यह है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्जुन अप्पादुराई प्रोपोनेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट and his book name is modernity at large। modernity at large क्या बोला है ना, कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ना कल्चरल डायमेंशंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, और कल्चरल डायमेंशंस क्या है। चलिए ये 10 कॉन्सेप्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।
कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में ये कॉन्सेप्ट्स को एंथ्रोपोलॉजी हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है ना। ये इंसान कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है और अपने वर्ल्ड को समझने के लिए क्या क्या करता है, इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए आपको NT एग्जाम और प्रोफिशिएंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने के लिए भी क्रूशियल है, ठीक है। चलिए उसका जो बुक का नाम है वो भी हम लोग और एक बार रिकैप कर लेते हैं एकदम शुरू से, कौन कौन किसका किसका दिया हुआ है और कैसे उसका वो कौन है और उसका बुक का नाम क्या है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का कौन है, फ्रांस बोआ है, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन है। कल्चरल रिलेटिविज्म, फ्रांस बोआस, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, एकदम दिमाग में छाप लीजिए ये सबको। एथनोग्राफी, ब्रॉन्सलो मेलिनोस्की, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। एथनोग्राफी, ब्रॉन्सलो मेलिनोस्की, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। नेक्स्ट पे चलते हैं फंक्शनलिज्म। Functionalism, Bronslow Malinowski, a scientific theory of culture. Functionalism, Bronslow Malinowski, a scientific theory of culture. Next चलते हैं Structuralism. Structuralism, Claude Lévi-Strauss, फेमस बुक का नाम द सैवेज माइंड। Structuralism, प्रोपोनेंट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, फेमस बुक का नाम द सैवेज माइंड। नेक्स्ट चलते हैं किनशिप। किनशिप का प्रोपोनेंट कौन है ना, लिविस हेनरी मॉर्गन, LH मॉर्गन। उनका फेमस बुक का नाम सिस्टम्स ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। किनशिप का प्रोपोनेंट कौन, लिविस हेनरी मॉर्गन, उसका फेमस बुक का नाम सिस्टम्स ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का प्रोपोनेंट कौन है ना, विक्टर टर्नर, द विक्टर टर्नर। उनका फेमस बुक का नाम द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स, द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स। उसके बाद चलते हैं रिचुअल पे। रिचुअल का प्रोपोनेंट, रिचुअल बुक का नाम क्या है, द प्यूरिटी एंड डेंजर, जहाँ पे प्रोपोनेंट कौन है कॉन्सेप्ट का ना, मैरी डॉगलस। रिचुअल और कल्चर को कैसे सिग्निफिकेंट सिंक्रोनाइज करते हैं, मैरी डॉगलस। रिचुअल, मैरी डॉगलस, प्यूरिटी एंड डेंजर। रिचुअल, मैरी डॉगलस, प्यूरिटी एंड डेंजर। नेक्स्ट चलते हैं जेंडर पे। जेंडर पे कौन है ना, मार्गरेट मीड है, सेक्स एंड टेम्परमेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है। जेंडर, मार्गरेट मीड का प्रोपोनेंट है फर्स्ट बुक सेक्स एंड टेम्परमेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है जेंडर रोल्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं पावर। पावर में प्रोपोनेंट कौन है, द मिशेल फुकोल्ट, वहां पे बुक का नाम है डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश। पावर, मिशेल फुकोल्ट, डिसिप्लिन एंड पनिश। ग्लोबलाइजेशन, अर्जुन अप्पादुराई प्रोपोनेंट है, ग्लोबलाइजेशन अर्जुन अप्पादुराई प्रोपोनेंट है, और उसका बुक का नाम मॉडर्निटी एट लार्ज, मॉडर्निटी एट लार्ज। चलिए इससे हम लोग रिकैप को खत्म करते हैं। और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे चैलेंजिंग लगा या इंटरेस्टिंग लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और ना भूले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना डिटेल एंथ्रोपोलॉजी लेसन्स के लिए। गुड लक विथ योर स्टडीज, थैंक यू।